जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए स्टार्ट करें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का पहला प्रश्न देखेंगे। बोला जा रहा है 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 14 आदमी है, कोई काम है 15 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन 21 आदमी, बोला गया 21 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा होगा? एमडीएच फार्मूला लगा देंगे। बोला गया 14 आदमी किसी काम को मानिए 15 दिनों में कर दिया। अब इसी काम को अगर 21 आदमी काम करे तो कितना दिनों में काम करेगा? डी दिनों मान लीजिए। ठीक है, 7 से काटोगे 2 बार में, 7 या 21, 3 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन। वेरी सिंपल प्रश्न था। चलिए मेरे प्यारे मित्र समझेंगे, जब भी आपका a पर पावर m इंटू बी पर पावर n रहे, सुनोगे, a पर पावर m a पर पावर n रहे, आप समझ गए बेस हमारा समान है तो पावर गुना में जुड़ जाता है, a प्लस बी हो जाता है, a प्लस n हो जाएगा। तो ये दोनों का आप देखिए क्या है, तो सर बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। जैसे जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ोगे तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस पर माइनस ही होगा। -3 और -5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर जी? -8 हो जाएगा। और ये है 2/7 पर पावर -3m प्लस में 1। अगर दोनों बेस हमारा समान रहे, आप जानते हो बराबर में दोनों बेस अगर समान रहे और बराबर रहे तो हमारा पावर भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है। हमारा पावर भी इक्वल हो जाता है, बेस हट जाता है। तो -8 बराबर है -3m प्लस में 1। ये 3m इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो 3m प्लस में हो जाएगा, और -8 और 1 इधर जाएगा तो +8 होगा, और 1 9 हो जाएगा, तो m की मान क्या हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे। चलिए समझेंगे बच्चे। बोला गया है रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पे खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। लगभग क्या लाभ हुआ? एक बात बताओ, मानिए 100 रुपए का वस्तु है, आप जब खरीदने गए तो 15 रुपए कम में खरीदे, तो खरीदे कितना में? 85 में। अब क्या कहता है कि जो इसकी वास्तविक मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य यही माने 100, इसके 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब 110 रुपए में बेचता है। ये एसपी हो गया। तो बताओ कि खरीदा 85 में, बेच रहा है 110 में, कितने का लाभ हो गया? सर जी यहां से देखा जाए तो कितने का लाभ हो गया? तो सर जी 2 का लाभ हो गया, मतलब 25 का लाभ हुआ। कहां से? 85 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर जी 5 25 17 25 85। ठीक है, ये हो जाएगा 500 और बट्टा में 17%, इतना का लाभ होगा। तो ये 17 दूनी 34, 17 51, 17 दूनी 34 हो गया। तो 34 हो गया तो कितना बचा? तो सर जी यहाँ से 16 160 बच गया। 17 नमा 53 से 17 नमा 153 और 4 1%। मानकर चलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? लगभग में आपका आंसर 29.41% होगा। 29.41%। बहुत बढ़िया मनीष। प्रियंका का भी आया है, पूजा का भी आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग बनाए हैं इस प्रश्न को, अच्छा बात है। अच्छा एक बात बताओगे, ये प्रश्न बताओगे, बोला 6 सदस्य के परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, जब कुछ नहीं बोला जाता है तो वर्तमान वाली बातें होती है। बोला कि 25 साल का है, 6 सदस्य है एक परिवार में, और आगे बोला जाता है जिसमें सबसे छोटा सदस्य जो है, सबसे छोटा सदस्य जो बच्चा है, उसकी औसत मतलब उसकी उम्र 8 वर्ष की है। उसकी उम्र कितना वर्ष का? 8 वर्ष की है। और बोला गया परिवार की औसत आयु क्या होगा? यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी? बोला गया है तो परिवार के औसत आयु क्या होगी? यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले की कितनी थी? बोला गया छोटे सदस्य जिस समय जन्म लिए थे उससे पहले कितनी थी? एक बात बताने के प्रयास करोगे, इसके आंसर क्या होगा? तो अभी बताओगे 6 सदस्य का औसत आयु कितना है? 25। तो योगफल हो जाएगा 25 गुना 6, कितना हो जाएगा? तो टोटल 6 सदस्य का औसत अगर जोड़ते हो आयु को तो 150 वर्ष आता है। लेकिन आप 8 वर्ष पहले एक बच्चा का जन्म हुआ, तो एक बात बताओगे 8 वर्ष पहले अगर एक बच्चा का जन्म हुआ तो कितने हैं? 6 सदस्य है, तो 6 गुना 8 वर्ष पीछे लेके जाओगे तो सभी 8 वर्ष अगर जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय हम लेकर जा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो? जैसे 8 वर्ष पहले
किसी बच्चे का जन्म हुआ और सभी फैमिली को 8 वर्ष पीछे लेकर जा रहे हैं, तो सभी फैमिली में एक फैमिली को 8 वर्ष पीछे लेके जाएंगे तो 6 फैमिली है, तो 8 छके 48 वर्ष पीछे लेकर जाएंगे। मतलब टोटल हमारे पास कितना है, 150 है। 150 में 48 वर्ष पीछे अगर लेके गए तो कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। 102 वर्ष हो जाएगा। तो 102 वर्ष आप मुझे बताओगे, 102 वर्ष हो गया 5-10 का, क्योंकि ये एक लड़का जन्म लिया था जो कि 8 वर्ष का था। हमने 8 वर्ष सबको पीछे भेज दिया, बोला कि जिस समय लड़का का जन्म से पहले की फैमिली की आयु, तो बताओ 6 सदस्य था, एक सदस्य लड़का अभी जन्म नहीं लिया, हम पीछे कर दिए तो बचा 5 फैमिली। पांचों फैमिली के औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, ये 4 पंचे 20, तो 20.4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्रियंका का आंसर आया, बहुत अच्छा। सावन का आया है, वेरी गुड। बोला गया है सुनने का प्रयास करोगे, सभी बच्चे का आ रहा है, वेरी गुड। बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है, इसकी ऊंचाई भी दे दिया गया, उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, शंकु की कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। बच्चे क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। एक बात बताओ, शंकु की आयतन क्या होता है, सर जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच तो दिया गया है लेकिन आर का पता नहीं है, आर निकल जाएगा तो यहां से एल भी हम निकाल सकते हैं। तो शंकु की आयतन 1/3 पाई की मान 22/7 का प्रयोग कर सकते हो। आर स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 24 ऊंचाई हमारा कितना है, तो 24 है, और ये आयतन दिया गया है 1232 दिया गया है। एक बात बताओगे, अगर इसको काटोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 8 बार में कट जाएगा, अगर 22 से काटोगे तो एक बात बताओगे, सबसे पहले आप मुझे बताओ, 8 से ही काट दो इसको, 8 से कटेगा, 8 इकाई 8, ठीक है, 4 बचा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, ठीक है, 8 चौके 32, इससे काटोगे तो 7 बार में जाएगा, तो एक 7 नीचे में इधर जाएगा तो 7 गुना 7 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की मान हो जाएगा 7 गुना 7 कितना होगा, ये वाला 7 और नीचे से 7 जाएगा, तो आर के मान हो जाएगा 7, आर की मान हो जाएगा, त्रिज्या आ गया 7। एक शंकु है और इस शंकु में त्रिज्या अगर 7 है और ऊंचाई आपका 24 है, तो आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, क्या होता है 7 24 25, तो सलांट हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 7 24 25। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो क्या होगा पाई आर एल, पाई की मान 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं, आर की मान हो गया 7 और एल की मान हो गया 25, 7 से 7 कट गया, बोलोगे 25 दूनी 50, 50 और 5 55, कितना हो जाएगा आपका 555, नहीं सॉरी 550। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया श्रवण, रविंद्र का भी आया, मनीष का भी आया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी बच्चे का आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओगे, बोला गया यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो एक बात समझने की प्रयास करोगे, 10% की फ्रैक्शन मान होता है 1/10, 10 में 1 का कमी हुआ है तो कितना हो गया, तो 9/10। जब एरिया की बात करें ना, ये त्रिज्या में हुआ, जब एरिया की बात करें तो सीधा इसकी स्क्वायर कर दो, एरिया स्क्वायर में होता, आयतन की बात करता तो सीधा क्यूब कर देते, सीधा क्या करते, क्यूब कर देते, एरिया की बात बोला सीधा स्क्वायर कर दो, तो 81/100। ये याद रखोगे हमेशा ओल्ड मान होता और ये न्यू वाली प्रेजेंट वाली मान होता है। तो प्रारंभ में एरिया हमारा पुराना एरिया जो था वो 100 था, कितना था 100 यूनिट था, आज हमारा एरिया कितना हो गया, तो सर जी आज हमारा एरिया 81 हो गया। तो बताओगे बढ़ा कि घटा, सर घट गया, कितना घटा, तो सर जी यहां से 19% घटा, 19 घटा कहां से, तो 100 से, और 100 में कोई चीज क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। 100 में कितना कमा, तो 19 कमा है, 100 में कितना कमा है, तो 19 कमा है। 19 कमने का मतलब क्या हो गया, एक बात बताओगे, एक बात बताओगे कितना हो गया, तो सर जी हमारा एरिया में 19% की कमी हो गया है। 100 में कोई चीज क्या होता है, प्रतिशत होता है। एक बात बताओगे, आगे बोला गया कि 2000 रुपया की राशि पर 1 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से, तो 1 पैसा है प्रति रुपया, रुपया को पैसा में बताओगे मतलब 100 पैसा में 1 रुपया ब्याज लग रहा है प्रति माह। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इसको काटे तो 1% प्रति माह है, लेकिन आप हमेशा रेट को ईयरली लोगे तो 1 माह में 1%, तो 12 माह में 12%। आप समझ गए, प्रति साल 12
मतलब प्रति साल जो है 12% रेट चल रहा है, मतलब 12% पर एनम, एक साल में 12%। तो 4 वर्षों तक पैसा रहेगा, तो साधारण ब्याज में समय और दर को गुणा कर दोगे तो आपकी ब्याज मिल जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48% ब्याज मिलेगा। किसका सर जी? तो 2000 का 48% साधारण ब्याज मिलेगा। ये परसेंटेज डबल जीरो कट गया, जीरो हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 960 रुपया। सॉरी, आप गलत आंसर नहीं मारेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 960 रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ये बताओगे, ये लास्ट प्रश्न है आपका, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगा मैथ्स। बोला गया 8925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ठीक है। अब बोला गया है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की मान बताइए। ये किस्त वाले प्रश्न है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर अर्धवार्षिक कर दिया गया, हाफ ईयरली कर दिया, तो जो 8% प्रति ईयर था तो ये आधा हो जाएगा, 4% प्रति छमाही लगेगा, 4% प्रति छमाही। और किस्त वाला प्रश्न को बहुत इजी वे में बताते हैं। पहले समझो, जब भी किस्त वाला प्रश्न रहे, इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न रहे, तो आपको क्या करना है कि इसकी रेट को फ्रैक्शन मान ले लेना है 1/25। तो इधर लिखना है प्रिंसिपल और इधर अमाउंट, यह तो किस्त होता है, अमाउंट को ही किस्त बोलते हैं, क्योंकि ब्याज के साथ साथ में इसमें मूलधन भी आपको देना पड़ेगा किस्त में। तो एक साल में 25 से कितना किस्त देना पड़ेगा? 25 रुपया लोगे तो 26 रुपया देना पड़ेगा। दूसरे साल में 25 का स्क्वायर कर दोगे, 625 रुपया लोगे तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? 676 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो लेकिन ये किस्त जो है वो समान है। बोला गया प्रत्येक किस्त क्या है? तो समान किस्त दिया गया, 2 समान किस्तों में दिया गया। तो एक किस्त 26 है, दूसरे किस्त 676 है। इक्वल तो नहीं हुआ, इक्वल करने के लिए यहां भी 26 से गुना, 26 गुना 26 676। तो यहां 26 से गुना किए तो यहां भी 26 से गुना करना होगा, क्योंकि ये 25 आया किसके रिस्पेक्ट में? 25 आया तब 26 आया, क्योंकि 26 का रिलेशन 25 के साथ है। तो जो काम 26 के साथ करोगे वही काम 25 के साथ करना पड़ेगा। तो ये 26 के साथ में 26 से गुना, तो यही 25 के साथ में 26 से गुना करना होगा। एक बात बताओ, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150 के 0, 25 दूनी 50, 50 और 150 कितना हो जाएगा? 50 और ये 650 हो जाएगा, ठीक है। 650 और यहाँ पे 625, ये तो था ही। टोटल प्रिंसिपल कितना होगा? 5, 5 2 7 6 6 12, 1275 हो गया। और क्वेश्चन के अनुसार प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल मतलब ऋण अमाउंट जो है 8925 है। इसको काटोगे तो देखोगे 12 7 84, लगभग में 7 बार में ये कट जाएगा। तो 1 यूनिट की मान आके 7। आपसे पूछा क्या गया? प्रत्येक किस्त है कितना? 676 रुपया है। तो बच्चे 1 की मान 7 हो गया, तो 676 की मान कितना हो जाएगा? 6 7 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 7 7 49, 49 और 4 आपका 49 और 4 कितना हो जाएगा? तो 53 के 3, बाकी हाथ में 5 और 6 7 42, 42 और 5 आपका 47 हो जाएगा। तो 4732 रुपये, 4732 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलिए बच्चे, मैथ्स के प्रश्न आपका समाप्त होता है। कोई तरह का दिक्कत है? मनीष भाई साहब का आया है, बहुत बढ़िया, बताओगे। अगर कोई तरह की समस्या है किसी भी प्रश्न में तो बताओगे। प्रियंका का भी आ गया, बहुत बढ़िया बुआ। तो ऐसा क्वेश्चन बचा है जो कि कॉमन पेपर में आपको समझ में नहीं आया हो मैथ्स? चलिए, सर भी आ गए हैं, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, अब आपका क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहा है कि यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति दुगनी हो जाए, डोरी की कंपन जो आवृत्ति है वो दुगनी हो जाए, तो डोरी में तनाव क्या होगा? एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी और टेंशन, इस दोनों के बीच के रिलेशन को पूछ रहा है, ठीक है। जब किसी धागे में, मान लो ये एक धागा है, इसमें किसी प्रकार का वेव यानी तरंग प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका वो जो धागे का टेंशन होगा यानी तनाव, उससे क्या संबंध होता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है ये कुछ इस तरह से रिलेट करता है T/μ, ये रिलेशन होता है। F की जगह पे यहाँ आप आवृत्ति देंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे, T की जगह यहाँ पे यही टेंशन फोर्स हो गया, ये तनाव फोर्स, और म्यू जो होता है ना, ये धागे का मास पर यूनिट लेंथ लिखा जाता है।
लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्योंकि धागे की मास को एक तरह से नेगलेक्ट ही मानते हैं, कुल मिला के लेंथ ही जो होता है, लेंथ की तुलना में तो मास कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, आवृत्ति। तो यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को देखें तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, ठीक। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास टी आएगा, ठीक है, टेंशन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब कह रहा है कि यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी को दोगुनी कर दिया जाए, एफ के बदले अगर 2f वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, बहुत सिंपल है, 2f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन यानी 4f स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, 4 गुना आ गया आपके पास, 4 गुना, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बस इस रिलेशन को देखना है कि फ्रीक्वेंसी टेंशन के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेंशन बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, किस हिसाब से बढ़ेगी, तो दुगने में ये 4 गुना इस तरह से बढ़ेगी। 31 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है, सी आ गया। यहां एक बात को ध्यान रखना है, जो बार बार मैं बताता हूं कि वेव एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक वेव जिसको कहते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंग इसको हिंदी में कहा जाता है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम के वो वेव नहीं चलेगी, जैसे ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग या साउंड वेव। और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इसको अयांत्रिक तरंग कहते हैं। इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए, बिना माध्यम के भी चलेगा ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग इसको कहा जाता है। तो नॉन जो मैग्नेटिक हो गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन मैकेनिकल में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी का एक हिस्सा जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो प्रकाश तरंग होती है। क्या होती है, प्रकाश तरंग होती है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकल के आया, हाँ सी। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्या पूछा जा रहा है, जॉन द, ये पूछ रहे हैं कि सर डेली होता है कॉमन पेपर, कॉमन पेपर डेली होता है, शनिवार रविवार को फुल लेंथ का टेस्ट होता है, इसमें भी एक कॉमन पेपर का हो जाता है। और मंडे से फ्राइडे 40 क्वेश्चन का कॉमन पेपर का डेली टेस्ट होता है और डेली उसका डिस्कशन होता है, ठीक है। सुबह में टेस्ट होता है 6:30 या 7 बजे से, और उसका डिस्कशन 9:15 से होता है। मैं ही कॉमन पेपर का डिस्कशन भी करवाता हूं, ठीक। कॉमन पेपर पीआरटी वालों के लिए भी है, कॉमन पेपर 6 to 8 वालों के लिए भी है, कॉमन 9 10th वालों के लिए भी है, और यही कॉमन पेपर 11th और 12th वालों के लिए ही है, ठीक है, सबके लिए है, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आइए 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। पहली बात, जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं उर्वरक की, तो अपने देश में क्या देखते हैं, 3 प्रकार के उर्वरक, एनपीके, सीधा सीधा आप जानते होंगे एनपीके, N4 यहां पे आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, P से यहां आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, और K से यहां पे आ गया पोटास या पोटेशियम, जो भी कहें पोटास, ठीक है। ये 3 चीजों को मिलाकर NPK से पूरा फर्टिलाइजर का कंसेप्ट बनता है। और किसी भी फसल में कहीं नाइट्रोजन कमी है तो वहां पे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डालेंगे, कहीं पोटास की जरूरत पड़ेगी तो पोटास वाला डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये फर्टिलाइजर को डाला जाता है। यहां पे करेक्ट जो आंसर पूछा जा रहा है कि सुपर फॉस्फेट उर्वरक किसको कहते हैं, तो ये होता है बी, ठीक है, H2PO4, CaH2PO4 का होल 2, इसको सुपर फॉस्फेट कहते हैं, ठीक। ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट इसको कहा जाता है। ये तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट। यहां 2-3 नाम को मैं याद करवा दूं कैल्शियम वाला, एक तो CaO, एक CaOH होल 2, एक CaCO3, 3 नाम जरूर आप याद रखेंगे। CaO जो है इसको चूना कहा जाता है, इंग्लिश में लाइम भी कह सकते हैं, इसको बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना, ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है, स्लैग्ड लाइम कहलाता है। और तीसरा CaCO3 है, इसको मार्बल कहते हैं, मार्बल या संगमरमर इसी को कहेंगे।
और ये लाइम स्टोन कहलाता है इंग्लिश में, लाइम स्टोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। CaO, CaO2, CaCO3, 3 चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं एक थोड़ी चर्चा नाइट्रोजन की कर लूं। नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर का नाम क्या होता है? यूरिया। ये आप जानते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, कितना होता है नाइट्रोजन यूरिया में? 46%। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना यह है कि ये नाइट्रोजन यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड के रूप में होता है। ये याद रखेंगे आप, अमाइड के रूप में होता है। जब मिट्टी में यूरिया को डाला जाता है तो ये अमाइड नाइट्रेट में बदलता है बैक्टीरिया के द्वारा, और तब पेड़ पौधे उसका उपयोग करते हैं। और पौधे कैसे उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। यह भी याद रखना है, नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। जब तक नाइट्रोजन नाइट्रेट में नहीं बदलेगा, चाहे वो वायुमंडल से लिया गया हो, चाहे आप फर्टिलाइजर देके मिट्टी में पूरा करते हो, तब तक जो है कोई फायदा नहीं है। तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में पौधे इस्तेमाल करते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड के रूप में होता है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ये पूरा नाम याद रखेंगे। यहां सुपर फॉस्फेट बी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी निकल के आया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक्चुअली में क्या है? एंजाइम है। और क्या करता है ये, जरा इसको देख लें पेप्सिन को। तो ये जो आपके पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन ये एक्चुअली में ब्रेक कर देता है पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन में ब्रेक करता है। और ये पेप्सिन कहाँ? स्टमक में होता है, अमाशय, स्टमक। ध्यान से बस समझते जाना है, स्टमक में ये पेप्सिन रहता है और ये रिलीज करता है, मतलब स्टमक इसको, और पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है। और फिर यहां से पेप्टोन जो है ये एक अलग एंजाइम है एरिप्सिन, एरिप्सिन की सहायता से एमिनो एसिड में बदल जाता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक्चुअली में अंतिम रूप से अगर हमें प्रोटीन को तोड़ते जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? एमिनो एसिड मिलेगा। एरिप्सिन जो है ये इलम में आपको प्राप्त होगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन जो आपकी छोटी आंत है उसके इलम में ये प्राप्त होता है या रहता है, और ये एरिप्सिन एमिनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन की एक और कहानी होती है, ये क्या होता है? एक कहानी और ये है कि इसमें ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम भी इस पर काम करता है, ट्रिप्सिन, और ये एक्चुअली में होता है अग्नाशय में, अग्नाशय जिसको कहते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज भी इसको कहा जाता है। और ये ट्रिप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड, और यही फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कुल मिला के कहानी ये है प्रोटीन की, जिसमें पेप्सिन, एरिप्सिन, ट्रिप्सिन तीनों शामिल होते हैं। एक स्टमक का, एक इलम यानी अमाशय, छोटी आंत और अग्नाशय। तो कुल मिला के प्रोटीन का जो डाइजेशन हमारे शरीर में है उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है। ठीक, ये एंजाइम होता है, ये सारे एंजाइम, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? एंजाइम हो गया। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। 33 का राजपाल कुमार कह रहे हैं सर कल कॉमन पेपर, क्या कल कॉमन पेपर बताइए, क्या आगे लिखिए भाई क्लियर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। देखिए पलायन वेग जो होता है इसको VE से दिखाते हैं पृथ्वी के लिए, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं पृथ्वी के लिए। फॉर्मूला एक, पहली बात तो ये कि पृथ्वी हटा दिया जाए, पलायन वेग जो है, पलायन वेग V जिसको हम पलायन वेग कहते हैं, पलायन वेग, इसका जो फॉर्मूला होता है ये 2GR होता है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ, R का मतलब हो गया कि रेडियस, किसका रेडियस, जिसका भी निकालना हो, त्रिज्या, पृथ्वी का निकालना हो पलायन वेग तो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी पर G का मान है, चंद्रमा का निकालना हो तो चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा पर G का मान, ये पलायन वेग का कॉमन फॉर्मूला होता है। अब अगर पृथ्वी के लिए देखा जाए तो क्या हम वैल्यू पुट करेंगे? G बराबर तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और R बराबर कर लेंगे कितना? 6400 किलोमीटर। ये मुझे याद था पृथ्वी का, इसलिए मैंने वैल्यू आपको लिख दिया। और पृथ्वी पर जो
वैल्यू आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने वेग से किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से फेंका जाएगा तो वस्तु पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, ऊपर ही रह जाएगी। इसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। अब जरा चंद्रमा का देखें। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? 9.8/10 मीटर, सॉरी 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर जितना जी का मान उसका 1/6 चंद्रमा पर। चंद्रमा की रेडियस मुझे नहीं पता है, जो भी होगी वैल्यू आप पुट करेंगे। और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा ही है तो इससे छोटा ही होगा। ये वैल्यू भी कम, ये वैल्यू भी कम, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान तो कम आएगा ना। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है ये आता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ will be greater than the escape velocity of that object on the moon। अच्छा, ये गलत कर दिया, पहले ही ग्रेटर लिख दिया है यहां पे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी पर 11.2 और चंद्रमा पर 2.4, तो क्या हो जाएगा? अधिक। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 34 का करेक्ट आंसर क्या आया? बी आया। ठीक है, बी आया। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 34 का बी। बात आई समझ में? पलायन वेग कैसे निकालते हैं? 2gr से। जी का मान पृथ्वी पर ज्यादा चंद्रमा की तुलना में, आर का मान पृथ्वी का ज्यादा चंद्रमा की तुलना में, तो दोनों मान जब रखेंगे तो मून का कम है चंद्र और पृथ्वी का ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू पृथ्वी की आएगी, तो पृथ्वी अधिक हो गया। ठीक है, 35 पे आइए। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी, देखिए जब कोई भी अभिक्रिया लिखा जाए, ठीक है, जिसमें प्लस लिखा हो, उसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण, सॉरी ऊष्मा का बाहर निकलना होता है। और बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक, या इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला, जो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी में क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, और उसमें एनर्जी जो निकलेगी उसको माइनस में दिखाते हैं। तो ये वाला केस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी, ठीक है, इसको एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक, ठीक। और इसमें क्या होता है? ये जब माइनस हुआ तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं और उसके हिसाब से जो है आंसर लगाते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जब आप ईंधन को जलाएंगे, ईंधन को जलाना तो क्या होगा? इसमें से जलाने के बाद काफी अधिक निकलेगा धुआं। दूसरा, एक याद रखिएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल किण्वन होता है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन, किण्वन, ठीक है, टेशन। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है और इसके साथ साथ 3 प्रकार की गैस इसमें निकलती है, CO2, H2 और CH4। ये भी ध्यान रखना है, CO2, H2, CH4, 3 प्रकार की गैस। तो किण्वन या फर्मेंटेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऊष्माशोषी में क्या होता है? जैसे आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, तो इसको हम ऊष्माशोषी के तहत रख सकते हैं। हालांकि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैं बस एग्जांपल इसमें दे रहा था। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देते हैं तो ये होगा फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें प्रकाश जो होती है उसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन ये एक्चुअली में जो पाचन की क्रिया होती है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर निकला बी। बी जो है, राजपाल कुमार कहने की पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ था। बॉस, मेरे सॉल्यूशन पूरा ही हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, साउंड थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें गड़बड़ हो गई थी। मैं पूरा करवा के गया था, ठीक है, लेकिन वो साउंड प्रॉब्लम ऐसी थी कि गड़बड़ा गया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये हुआ था। तो ये प्रॉब्लम, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है? पहले मैं बता चुका हूं कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स जिसको हम ग्रंथि कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शरीर के लिए। ये ग्लैंड्स, एक तो होता है एक्सोक्राइन, इसको बाह्य ग्रंथि कहते हैं, बाह्य ग्रंथि, ठीक है, और एक होता है एंडोक्राइन, और इसको कहते हैं
आंतरिक ग्रंथि कहते होंगे, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि इसको कहा जाता है, ठीक। तो दो तरह के होते हैं। अब जो एक्सोक्राइन ग्रंथि होता है ये अलग होता है, एंडोक्राइन अलग होता है। इससे हमेशा एंजाइम निकलेगा, एंजाइम निकलता है। और जो एंडोक्राइन वाला होता है ना, इससे हमेशा हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। हार्मोन्स अगर देखें तो मुख्य रूप से ये प्रोटीन, एस्ट्रॉइड और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, तो ये आपका हार्मोन्स कहलाता है, ठीक। एंजाइम की बात करें तो ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया केमिकल। हार्मोन्स का प्रभाव पूरे शरीर पर होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और एंजाइम का प्रभाव पूरे शरीर पर नहीं होता, जहां पर वो प्रोड्यूस हो रहा है ना वहीं पर उसका प्रभाव होता है। जनरली ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, दोनों ग्लैंड अलग अलग काम करते हैं, एक एंजाइम निकालता है, एक हार्मोन्स। लेकिन एक मात्र ऐसी ग्रंथि यानी ग्लैंड हमारे शरीर में है जिसको हम पेनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं, जो मिक्स है, ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को रिलीज करती है। तो करेक्ट आंसर तो यहां पे बी आ गया, पेनक्रियाज। अब अगर पेनक्रियाज की बात की जाए, पेनक्रियाज की बात की जाए तो इसमें से दोनों निकलेगा, ठीक है, एंजाइम भी निकलेगा और इसमें से हार्मोन्स भी निकलेंगे, ठीक है, हार्मोन्स भी निकलेंगे, ठीक, पेनक्रियाज से। जैसे अभी हमने देखा था पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन निकला था, ट्रिप्सिन, ठीक है, जिसने प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक किया। उसके साथ साथ इसमें निकलता है पेनक्रियाज में जो एंजाइम है उसमें एक तो ट्रिप्सिन, लाइपेज निकलता है जो फैटी एसिड को ब्रेक करता है ना, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ये लाइपेज हो गया। हार्मोन्स जब निकालने की बात आती है पेनक्रियाज को तो ये इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। दूसरा इसमें से निकलता है ग्लूकेगन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है जरूरत पड़ने पर। और एक होता है सोमैटोस्टेटिन, ये क्या होता है, ये इन दोनों 1 तथा 2 में लिख रहा हूं, 1 तथा 2 की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आपके पास हार्मोन्स भी निकला और उसके साथ एंजाइम भी निकला, तो मिक्स हुआ कि नहीं हुआ। पेनक्रियाज हमारे पास एक मिक्स ग्लैंड है। करेक्ट आंसर 36 का निकला बी, 36 का करेक्ट आंसर बी। सर फुल टेस्ट ऑनलाइन होता है? जहां तक मेरी जानकारी है मनीष कुमार बिल्कुल होता है, लेकिन एक बार फिर आप वहां पे कोचिंग में कांटेक्ट कर लें, ठीक है, नंबर आपके पास होगा ही, वहां से कांटेक्ट पता कर लें। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। जब आर्सेनिक को सिलिकॉन के शुद्धि के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है एन टाइप, याद रखना होगा, ठीक है, एन टाइप। आर्सेनिक को जब सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है, ठीक है। यहां आप सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी कर सकते हैं, कई टाइप होता है, जर्मेनियम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फास्फोरस का भी उपयोग होता है, फास्फोरस अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आर्सेनिक को सिलिकॉन के साथ, ठीक। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसमें क्या करेंगे, जर्मेनियम, जर्मेनियम जो कि क्रिस्टल के रूप में होगा, क्रिस्टल यानी शुद्ध होगा, इसमें से डॉप किया जाएगा अशुद्धि को, अशुद्धि के रूप में एल्यूमिनियम मिलाया जाएगा। तो जर्मेनियम क्रिस्टल जो है उसमें जब एल्यूमिनियम को मिलाया जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास आता है, ठीक। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ये अर्धचालक। सेमीकंडक्टर जो होते हैं अर्धचालक जिसको कहते हैं, ये कंडक्टर तथा इंसुलेटर, इंसुलेटर अचालक दोनों के मध्य व्यवहार दिखाते हैं, मध्य अपना व्यवहार दिखाते हैं। यही हमारा होता है एक्चुअली में क्या, सेमीकंडक्टर। दो बातें याद रखनी है, ठीक है, कि तापमान बट सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी यानी चालकता, चालकता किसकी, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। यानी तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ेगी, तापमान जैसे जैसे घटेगा
सेमीकंडक्टर की चालकता जो है वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। और यहां पर 0 केल्विन पर अगर हम बात करें, 0 केल्विन यानी न्यूनतम तापमान, इससे कम तापमान संभव नहीं है। तापमान या इसी को क्या कहते हैं, निरपेक्ष शून्य कहा जाता है। निरपेक्ष शून्य इस तापमान को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ध्यान दीजिएगा कि 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे 0 केल्विन हो, एक ही तापमान है। निरपेक्ष शून्य एब्सोल्यूट जीरो। इस 0 केल्विन पर जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, ये कुचालक की भांति यानी इंसुलेटर जिसको कहते हैं, इंसुलेटर या कुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। कुचालक जैसा इनका व्यवहार होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी घटती है, टेम्परेचर घटने के साथ कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटने से कंडक्टिविटी घटती है, टेम्परेचर घटाते जाएंगे कंडक्टिविटी घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन पर ले आएंगे तो सेमीकंडक्टर जो होंगे उनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वो इंसुलेटर होंगे, उसमें से करंट और हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर निकल के आ रहा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है, कीजिए विचार। समुद्री गाय को डुगोंग भी कहते हैं। अभी आपको याद होगा कि तमिलनाडु सरकार ने इसको संरक्षण के लिए, तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग परियोजना को लॉन्च किया था। ये समुद्री गाय है, स्तनपायी है, ठीक है, ममल्स है, ये बच्चों को जन्म देती है और ये शाकाहारी है, ये भी ध्यान रखना है। समुद्र में रहते हुए शाकाहारी घास वगैरह खाती है, इसका मतलब समुद्र में भी घास वगैरह होते हैं काफी अधिक मात्रा में। ठीक है, समुद्री घोड़ा की जहां तक बात है तो एक प्रकार की मछली होती है, मछली, और सारी इसकी लक्षण मछली वाले होते हैं। ये लंग से अपना सांस लेती है, गलफड़े से, ठीक है, मछली जैसी सांस लेती है। तो ये एक्चुअली में ममल्स में नहीं आएगी। ठीक, स्तनपायी नहीं है ये, नो ममल्स में नहीं आएगी। समुद्री सिंह जो है ये भी एक विशेष प्रकार का जीव होता है। समुद्री सिंह विशेष जीव, जिसको हम सील के ही कई प्रजाति, सील का नाम सुना होगा, सील कई प्रजाति में से एक प्रजाति समुद्री सिंह को भी कहा जाता है और ये भी ममल्स है। ये भी क्या है, ममल्स है। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी कान बड़ी चौड़ी होती है, कान जो है बहुत ही चौड़ी होती है। एक तो पॉइंट, ये एक पॉइंट और भी है, ये चारों पैरों से खड़ा होकर चल सकती है, खड़ा होकर चलने की क्षमता रखती है, और इसके आगे के 2 पैर बड़े लंबे होते हैं। आगे के जो पैर इसके होते हैं, लक्षण है पहचानने के, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे के पैर लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो समुद्री सिंह है इसको स्तनपायी में कह सकते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित जंतु पर विचार किया तो कर लिया, कौन से ममल्स हैं, स्तनधारी हैं। 1 और 3 तो ममल्स में आ गए, 2 ममल्स में नहीं आए, तो करेक्ट आंसर निकला 1 और 3। करेक्ट आंसर भी निकला 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, करेक्ट आंसर 1 और 3। आइए क्वेश्चन नंबर 39। विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, गवर्नर जनरल था। उससे पहले जो गवर्नर जनरल होते थे वो बंगाल के होते थे, तो ये भारत का गवर्नर जनरल बना। इसने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जैसा कि आप जानते हैं, पर प्रतिबंध दिया, ठीक है, बैन किया, सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया। किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। एक तो पॉइंट ये हो गया विलियम बेंटिंक का, ठीक है, 1829 में। ठीक, दूसरा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इसने स्थापना भी की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इसने स्थापना भी की थी।
अभी तो खैर कलकत्ता में जो घटना हुई है उससे काफी अब मेडिकल से संबंधित घटना हुई है, ठीक है, बहुत ही खराब घटना। तो ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना एक्चुअली में किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसके साथ साथ इसने तीसरा ठगों का दमन किया था, जो ठगी करने वाले थे, और इसमें एक सहयोग किसका मिला था, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। स्लीमन याद रखिएगा, स्लीमैन या स्लीमैन जो भी हो, की सहायता से उसने ठगों का दमन भी किया था, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण कामों में से एक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है। अब जरा देखिए सुधार उपाय क्या नहीं थे, ये कौन सा सुधार उपाय नहीं था, ये कह रहा है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थता को दूर करना। यानी अगर कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया तो उसके सामने जो समस्याएं खड़ी होती थी उन समस्याओं को दूर करना, ये काम इसने किया था। करेक्ट आंसर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दासता का अंत, दासता यानी स्लेवरी का अंत किया गया था एलन बेरो के शासनकाल में। एलन बेरो 1843, ठीक। तो इसका बैटिंग से कोई लेना देना नहीं है। कौन नहीं किया बैटिंग ने, तो ये नहीं किया। करेक्ट आंसर आपके पास आ गया बी, करेक्ट आंसर आ गया बी। एलन बेरो 1843 में दासता का इसने अंत किया। एलन बेरो के द्वारा 1843 में ही, ध्यान रखिएगा, सिंध को जीता गया था। सिंध विजय जो है, विजय और भारत में मिला लिया गया था सिंध को एलन बेरो के शासनकाल में। ठगों का दमन किया, मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर है कि विलियम बेंटिंक का सुधार कौन सा नहीं था, तो दासता का अंत था, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि मैकाले समिति भी इसके द्वारा बनाई गई थी। मैकाले समिति किसके लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। और यहीं से प्रारंभ होती है भारत में अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा जो प्रारंभ है वो यहीं से है, ठीक है। ये तो करेक्ट आंसर 39 का बी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ठीक है, इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज 1913 में। प्रथम एशियाई थे ये, ठीक है, प्रथम एशियाई थे, एशिया के व्यक्ति थे, भारत तो छोड़ दिया जाए, एशियाई जो नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे, ठीक है। पहली बात तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इस बात को ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा और गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो दोनों अपने अपने उपाधि देके रविंद्रनाथ टैगोर, एक ने दूसरे को दे दिया, एक महात्मा बन गए, एक यहां गुरुदेव कहलाए, ठीक है। बड़ी अच्छी बात की, अच्छी। अच्छा, गांधी जी को बापू तथा राष्ट्रपिता ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। यहां ये भी याद रखिएगा कि पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मेन नेतृत्व करता थे और वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी। करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया क्या? 40 का ए, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? पहला इसमें से देखिए, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था ये उस समय के वायसराय लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लिनलिथगो। और क्यों प्रस्तुत किया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो उस समय था, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग कहें या भारत का सहयोग कहें, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना यह चाह रहा था। सहयोग प्राप्त करने के लिए इसने 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव लाया था, ठीक है, लिनलिथगो ने। इस अगस्त प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? पहला था कि एक संविधान सभा का निर्माण होगा।
संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। पहली बात ये, ठीक है। एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद कि किस प्रकार से युद्ध को समाप्त किया जाए, उससे निपटा जाए, ठीक है। युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। ये जो है दो महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें से एक भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ये भी कहा गया था, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ये भी पॉइंट था। और एक पॉइंट और भी था कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इतने सारे पॉइंट्स जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव में था, ठीक। तो क्या रखा गया था, मिलाइए इसमें। भारत की स्वतंत्रता, कोई चर्चा इसकी नहीं थी अगस्त प्रस्ताव में। डोमेनियन स्टेटस था, प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया मेरे दोस्त? बी। करेक्ट आंसर आ गया निकल के आपके पास बी। ध्यान रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया, किसी ने नहीं पसंद किया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग चले। अब करेक्ट आंसर 41 का बी निकला, डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी। निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है, ये बताइए। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। रॉलेट एक्ट के बारे में मैं कुछ बात इसमें बता दूं, जो काला कानून कहलाता है इसमें, कि 6 अप्रैल को, तो उसके कुछ दिन पहले ही आया होगा, लगभग 6 अप्रैल को गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के, इस एक्ट के विरोध में आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं, या विरोध में देशव्यापी हड़ताल किया था। देशव्यापी हड़ताल या आंदोलन, जो भी कहिए, हड़ताल प्रारंभ किया था। पहला बात ये, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इसी में सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना। तो रॉलेट एक्ट तो हो गया 1919, इसको 1919 लिखिए। चंपारण 1917 है, आप जानते ही हैं। खेड़ा आंदोलन जो है 1918, और ये मार्च के आसपास हुआ था। और अहमदाबाद मिल जो है ये 1918 फरवरी मार्च में हुआ था, ये भी है। तो थोड़ा कंफ्यूजन यही केवल है, फरवरी मार्च और मार्च। लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद का हुआ था, खेड़ा का बाद में हुआ था। रॉलेट एक्ट आपके पास 1919, चंपारण 1917। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा कालानुक्रम में? सबसे पहले चंपारण आएगा 3 2 हो गए। अब काटिए, इसमें 3 के बाद आएगा 4 अहमदाबाद फरवरी मार्च, तो हम ये लगाएंगे 4 के बाद आएगा 2 खेड़ा आंदोलन, और सबसे अंत में आएगा 1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? ए। 42 का करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ए आया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आया था क्या? चंपारण। चंपारण के बाद फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल हड़ताल आया था। यही वो हड़ताल था जिसमें महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद तीसरा वहां खेड़ा आंदोलन, ठीक, और सबसे अंत में रॉलेट एक्ट। तो करेक्ट आंसर यहां पर 42 का ए। 42 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास आया ए। ए को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? पूर्व की जगह पूर्ण लिखने तो ज्यादा बेहतर है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और इस सम्मेलन में, ये जो सम्मेलन था 1929 का, कांग्रेस का जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में 2 बातें हुई थी जो याद रखना है आपको। एक क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को रात में
नेहरू जी ने तिरंगा फहराया, पहला काम तो ये किया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, तभी से 26 जनवरी महत्वपूर्ण हो गया, को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसमें एक बात और हुआ था, ठीक है। एक बात क्या हुआ था कि स्वराज की जगह, स्वराज के स्थान पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा थाम लिया कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब स्वराज से कोई बात नहीं बनेगी, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। और यह ध्यान रखिएगा कि इसी सम्मेलन में 1929 के सेशन में, ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा चलाने का अधिकार दिया कि आप सविनय आंदोलन जो है चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, अधिकार दिया था, ठीक है, इसी में। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर 43 का निकला सी। 43 का करेक्ट जो आंसर है वो निकलेगा आपके पास सी। 43 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 पे आते हैं। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे। इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, उनके काम करने से लेकर उनके मृत्यु तक, ठीक है। और ये जुड़े रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, ठीक है, इस आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति थे लुई फिशर। और 8 अगस्त 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था ऑपरेशन जीरो आर्स। और इस जीरो आर्स के तहत क्या हुआ था, बड़े बड़े नेता जो थे, ठीक है, सभी नेताओं को लगभग गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी इन सबको अरेस्ट किया गया। आगा खां पैलेस में रखा गया था किसको, महात्मा गांधी को। इसी आगा खां पैलेस में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी। कस्तूरबा गांधी लेकिन अलग सेल में थी। और सरोजनी नायडू को भी रखा गया था, सरोजनी नायडू को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऑपरेशन जीरो आर चला था। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें बिहार से समाजवादियों ने भी योगदान दिया। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, प्रकाश में भी जय थे, और नारायण बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता भी कह सकते हैं इनको। नारायण, इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल, लेकिन इनको कोई बांध के रख नहीं सकता था। ये जेल से क्या हो गए, भाग गए, जेल से भाग गए। भागने वाला दिन क्या था, वो दीपावली का दिन था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिवाली के दिन भागे। उसके बाद नेपाल में इन्होंने क्या किया, आजाद दस्ता गठन किया, आजाद दस्ता। और फिर ये इस तरह से स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे, ठीक। इसमें ध्यान रखिएगा, उषा मेहता ने रेडियो संचालन किया था। अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर रेडियो संचालन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक बात और बता दूं कि इस भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था समानांतर सरकार की स्थापना। समानांतर सरकार यानी ब्रिटिश सरकार तो थी ही, छोटी छोटी सरकार भी स्थापित हो गई थी देश में। जैसे बलिया में समानांतर सरकार जो स्थापित हुई थी वो हुई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे, ठीक है, बलिया। दूसरा सतारा में
वी चौहान के नेतृत्व में, चौहान के नेतृत्व में। और सबसे लंबी सरकार यही थी, सबसे लंबी सरकार थी ये, सबसे लंबी। इसके साथ साथ बंगाल का तामलुक, बंगाल, तलचर, ओडिशा, यहां भी सरकार की स्थापना हुई थी समानांतर। तो समानांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन में हुई? तो वो हुई मुख्य रूप से 4 समानांतर, बलिया, सतारा, तामलुक, तलचर। और सबसे अंतिम बात ये, इस आंदोलन में, इसमें कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यह क्वेश्चन आ सकता है, गैर कानूनी, पूरी कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यह ध्यान रखिएगा। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, किसको? तो कांग्रेस को। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। 44 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, क्या दिक्कत है? इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। ए का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ए का 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये 2 हो जाएगा। और लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की सबसे पुरानी सोसाइटी, पुरानी संस्था, जमींदारों के हक के लिए, जमींदारों के काम बात करती थी, इसीलिए ज्यादा सफल नहीं हो पाई। जमींदारों के हक की बात करने वाली ये पहली संस्था थी भारत की। ठीक है, पहली भारत की संगठित संस्था भी यही थी, लैंड होल्डर सोसाइटी। और ये द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। 1 तो 4321 करेक्ट आंसर निकला सी। 4321 करेक्ट आंसर निकला सी। ठीक है, यहां पर एक आप ध्यान रखेंगे कि पुणे सार्वजनिक सभा, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो महादेव गोविंद राणा डे तथा वासुदेव जोशी, मुख्य नाम इन्हीं का आएगा, वासुदेव जोशी के द्वारा ये जो है पुणे सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापित की गई थी। 1866 में 67 में ये स्थापित की गई। ठीक है, एक थी मद्रास महाजन सभा, ठीक है, ये 1852 के आसपास, काफी पुरानी संस्था है। ठीक है, ये स्थापित की गई थी सुब्रमण्यम अय्यर पी चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर पी चार्लू और वीर राघवाचारी तथा वीर राघवाचारी के द्वारा स्थापित ये संस्था थी। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। कैसे टफ होगा? मद्रास महाजन सभा में कौन एक नहीं थे? ये तीनों नाम लिखा रहेगा, चौथा कोई और रहेगा, तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से संस्था का नाम था। ये वाला भी याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आता है, सबसे पुरानी संस्था कौन? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। सबसे पुरानी संस्था लैंड होल्डर्स 1938, सॉरी यहां पर 1838 कीजिए, 1838। ठीक है, 1838 1867 1852। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर निकला 45 का हमारे पास सी। 46 पे आइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन द्वारा भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होने की संभावना हुई? हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए एक ही मौका आया था और वो था खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन से संबंधित पहला पॉइंट में लिख रहा हूं। ठीक है, कि किसी इंटरनेशनल इशू पर यह भारत में होने वाला पहला आंदोलन था। भारत का मामला नहीं था इस आंदोलन से, मामला तुर्की का था। कहां का था? तुर्की का। और तुर्की में किसका? खलीफा का पद का।
खलीफा पद से संबंधित, जिसको अंग्रेज ने समाप्त कर दिया था, तो उसके विरोध में मुस्लिम आ गए थे। ठीक है, और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे भारत में? नेतृत्वकर्ता अली बंधु थे। अली बंधु, ठीक है, अली बंधु इसके नेतृत्वकर्ता थे। दो भाई थे, इनके नेतृत्व में ये चला था। और इसमें क्या हुआ था कि 1919 में ही एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत कमेटी या समिति, जो भी कहें, कमेटी बनाई गई। और क्या हुआ था, इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। महात्मा गांधी, और इस प्रकार से इन्होंने महात्मा गांधी को बनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम यहां से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 1924 तक आते आते ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1924 आते आते ये आंदोलन समाप्त इसलिए क्योंकि तुर्की का शासक जो नया बना मुस्तफा कमाल पाशा, उसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। जब पद ही नहीं रहा तो आंदोलन किस बात की? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया? सी। 46 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। 1948 में हो गया था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में। ठीक है, दामोदर नदी जो है, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ था। ठीक, और ये बांध निर्माण की जो व्यवस्था थी या जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, ठीक है, इसको आधुनिक राष्ट्र का मंदिर कहा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक राष्ट्र का मंदिर कहा था। आधुनिक राष्ट्र का मंदिर। ठीक, अब यहां पे देखिए कुछ चीजों को, जैसे मयूराक्षी परियोजना कहां है? झारखंड में है, ये आपको याद रखना होगा। डगमाड़ा परियोजना कहां है? डगमाड़ा परियोजना ये बिहार में तैयार हो रहा है। किस नदी पर? कोसी नदी पर, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, डगमाड़ा परियोजना। ठीक है, इसके बाद टिहरी परियोजना, ये कहां था? उत्तराखंड में था। ठीक है, भाखड़ा नंगल की बात आप जानते होंगे, ये सतलज नदी पर पंजाब में काफी फेमस रहता है। ठीक है, हमेशा इसकी चर्चा होती है। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब। तुलबुल परियोजना, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तुलबुल जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हीराकुंड या हीराकुंद परियोजना महानदी पर, कहां? ओडिशा में। इस प्रकार से कई सारी परियोजनाएं हैं। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, मैं उसको यहां पे लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इतने परियोजना से बात नहीं बन जाएगी, लेकिन जो बार बार एग्जाम में आता है उसको मैं इसलिए लिखने का प्रयास करता हूं, उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाए। इससे हट के अगर टाइम मिले तो और भी अगर आप पढ़ लें तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ही करके छोड़ देना, ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, 1848 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये 8598 मीटर के आसपास है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट तो मुख्यतः नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा ये हो गई। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है ये लगभग 8611 मीटर है। ठीक, अच्छा, गॉडविन ऑस्टिन किसका हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी। ठीक, गॉडविन ऑस्टिन जो है ये आपका काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। यहां ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी के साथ आप लद्दाख श्रेणी भी लिख सकते हैं। लद्दाख श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, कैलाश पर्वत की बात कर लें, ये सब जो है ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय का मतलब समझ में आता है? हिमालय से पहले ही सबका निर्माण हुआ था, हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सब ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है ये सब हिमालय के सबसे सर्वोच्च शिखर, जिसको हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री का है ये, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय कहेंगे इसको, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय का ये हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय का। तो 48 का जो करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया बी, गॉडविन ऑस्टिन। करेक्ट आंसर 48 का क्या निकल के आया? बी, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया गया था कलपक्कम में, कलपक्कम, थोड़ा नाम जो है मुश्किल जैसा है, कलपक्कम, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्य रूप से किसके लिए? एटम में रिसर्च करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इसका किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए एक्चुअली में किया गया था। यहां ध्यान रखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित एक और संस्था काफी फेमस है, इसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहां है? क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो ये है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहां है? मुंबई में है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बार्क कहां है? ट्रॉम्बे मुंबई में है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित बार्क जो है ये निर्णय करती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारी जल का निर्माण कौन सी संस्था करती है? भारी जल, जिसको D2O कहते हैं, है ना, हैवी वाटर, तो इसका निर्माण बार्क के द्वारा ही किया जाता है, इस भारी जल का उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग मुख्यतः नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, मंदक, मॉडरेटर के रूप में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 49 का निकला बी। कौन सी संस्था कहां पे है ये भी याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा में क्या है? श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र क्या कहते हैं इसको? लॉन्चिंग स्टेशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। 50 पे आइए। टैगा वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? टैगा वन को एक्चुअली में शंकुधारी वन भी कहा जाता है। शंकुधारी वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं, पत्ते नुकीले तथा बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े होते हैं पत्ते नुकीले, शंकुधारी वन जो होता है, इसलिए इसको शंकु आकार का पत्ता होता है तो शंकुधारी वन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मुलायम लकड़ी होती है वही पाई जाती है यहां, जैसे आप चीर, स्प्रूस, होमलेक, देवदार आदि, ठीक है, फर आदि, इस प्रकार के जो है लकड़ी इसमें पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, समझना है बात को, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात, हमें केवल यूएसए की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तरी अमेरिका महादेश जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये वन पाए जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यूरोप का क्षेत्र, एशिया का क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र, इसमें ये वन पाए जाएंगे जिसको हम टैगा या शंकुधारी वन कहते हैं। इसमें जो वृक्ष होती है मुलायम लकड़ी वाली, करेक्ट आंसर मृदु काष्ठ वृक्ष बी। 50 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकल के आया? बी आया, ठीक है। 50 का करेक्ट आंसर जो है वो बी निकल के आया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 51, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? अच्छा, रबी फसल को याद रखना है, खरीफ को याद रखना है। रबी में मुख्य रूप से कौन आता है? गेहूं।
मुख्य रबी फसल गेहूं होती है, ठीक है। दलहन, मटर, चना, मसूर, ठीक, ये सब जो है रबी फसल में आते हैं, ठंड के मौसम वाले। और जो खरीफ फसल है ये मुख्य फसल धान है, ठीक है। ध्यान, इस चावल बनता है, धान हो गया। धान के साथ आपके पास आ गया मक्का, ठीक है, अरहर, ये सभी जो है ये खरीफ फसल में आते हैं। अच्छा, एक तीसरा जायद भी होता है, जायद फसल, ठीक है। जायद ये क्या होता है कि मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं, मार्च अप्रैल में ये बोए जाते हैं, ठीक है। और जून जुलाई तक समाप्त हो जाते हैं। यही इनका 2-3 महीने का होता है, समाप्त होते हैं। इसमें से मुख्य रूप से क्या आएगा, तो हरी सब्जी जो गर्मी वाली होती है, हरी सब्जी, ठीक है, तरबूज, खीरा, ककंबर, खरबूज, इस प्रकार की चीजें होती है, ये सब जायद फसल के तहत आती है, ठीक। अब इसमें से कह रहा है कि खरीफ और रबी में से कौन सा ठीक नहीं है, ये बताइए। नंबर 1, खरीफ महीना वर्षा ऋतु में प्रारंभ में आता है, बिल्कुल सही बात है। वर्षा ऋतु आएगी उसी टाइम पर खरीफ की शुरुआत होगी, और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। एक्चुअली में बसंत नहीं, शरद ऋतु होनी चाहिए, ठंड के आसपास ही अक्टूबर में इसकी फसल कट जाती है, फिर अक्टूबर में रबी की बुआई होती है। तो ये ठीक तो यही नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो गया। हालांकि मैं पहले रुक जाओ, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है, ठीक है, और शरद ऋतु में फसल काटी जाती, बात सही है। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में आता है, अक्टूबर नवंबर में, और बसंत ऋतु हाँ मार्च अप्रैल में काटी जाती है, हाँ ये सही है। हाँ, कौन सा ठीक नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। रबी का महीना ठंड में आता है, और बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में जो है वो फसल कट जाती है, और खरीफ वाला बारिश के महीने में शुरू होता है और ठंड तक आते आते सारा काम कंप्लीट हो जाता है। 50 उनका करेक्ट आंसर हुआ ए जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अब जानते भी होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं थी। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप कौन सा है? मूंगा यानी जिसको हम पड़वाल कहते हैं, पड़वाल के द्वीप वाला कौन सा है? तो पड़वाल का एक ही है, कहां? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 36 द्वीप हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में जो है इसमें 9 डिग्री चैनल जो होता है, चैनल, ये लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। मिनी कॉय क्या है? मिनी कॉय अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मिनी कॉय, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री, ये लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करती है। लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा का उपयोग होता है। मिनी कॉय पर महल भाषा का उपयोग होता है। एकमात्र द्वीप ऐसा ही है जिसपे महल भाषा बोली जाती है, ठीक। और 8 डिग्री जो चैनल होता है, चैनल, वो क्या करता है? मालदीव को मिनी कॉय से अलग करता है, मिनी कॉय से अलग करता है। ये एक लक्षद्वीप क्या है? पड़वाल द्वीप है, पड़वाल द्वीप है, और इसमें कुल 36 द्वीप होते हैं। घोड़े की नाल की आकार में ये है, ठीक। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या आया? सी आया। 52 का करेक्ट आंसर सी। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला लद्दाख में ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है, लेह और श्रीनगर को। अब कुछ दर्रे को अगर देख लें, फिर एक बार रिपीट करके, हालांकि कई बार मैं बता चुका हूं। उत्तराखंड में तो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख, ठीक है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख से होती है। उत्तराखंड की बात हो गई। उत्तराखंड के बाद अगर हम सिक्किम की तरफ आते हैं, सिक्किम, तो इसमें नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, ठीक है। लेपेजला दर्रा भी इसमें है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में आए, अरुणाचल, तो दीफू, बोमिडला। जम्मू एंड कश्मीर की तरफ अगर आते हैं, पीर पंजाल तथा बनिहाल दर्रा, ठीक है।
बनिहाल दर्रा ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये सब दर्रों को आपको याद रखना है कि अलग से इतने दर्रे होते हैं, ठीक ना। 53 का करेक्ट आंसर जोजिला जो है लेह और श्रीनगर के बीच का दर्रा है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। 53 का करेक्ट आंसर है ए जो है 53 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, एक को दूसरे से मिलाना है। पुलिकट झील, पुलिकट झील एक्चुअली में तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये एक लैगून झील है। क्या है ये लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे तमिलनाडु ही दिया हुआ है तो ही लगा देंगे, और तो एपी लिखा हुआ नहीं है, हालांकि इस पे है। चिल्का, ये भी एक लैगून झील का उदाहरण है, चिल्का, और ये कहाँ, उड़ीसा में एक, तो ये हो गया एक। वुलर झील कहाँ है, कश्मीर में। 4 मीठे पानी की झील है ये मीठे पानी की झील है। ये सब तो नमकीन है, ये सब नमकीन है, नमकीन है, ये भी नमकीन है। सांभर तो फेमस है राजस्थान के लिए। 3142 करेक्ट आंसर ये हो गया, करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। जो आपकी वुलर झील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेट टेक्टोनिक झील के नाम से इसको जानते हैं, उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। एक दूसरा क्रेटर झील पर क्वेश्चन आएगा, क्रेटर झील कौन सा है, तो आप इसको लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील जो है महाराष्ट्र, इसको आप क्रेटर झील के रूप में याद करेंगे, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक वुलर हो गया, क्रेटर झील के रूप में आपके पास क्या आ गया, लोनार आ गया, ठीक है, लोनार आ गया। और एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो की हिंदी क्या होती है, मेरे दिमाग से निकल गई, फटाफट अगर बताएं आप तो। गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील जो है वो बिहार में है। कहां है वो, बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील बिहार में कहां, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और इसको कांवड़ के नाम से जानते हैं, कांवड़ झील है, ठीक है। ये तो करेक्ट आंसर आपके पास 54 का आया ए, 54 का करेक्ट आंसर आपके पास आ रहा है ए। आइए क्वेश्चन नंबर 50 मैथ है, जरा इसको देख लें। 63 पे आते हैं। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। एक्चुअली में कौशल ऋण योजना है तो कौशल मंत्री ही लॉन्च करेंगे, कौशल विकास मंत्री अभी जयंत चौधरी हैं, तो ये इन्होंने लॉन्च किया, करेक्ट आंसर है सी। गिरिराज सिंह अभी क्या है, कपड़ा मंत्री, ठीक है। और अनुप्रिया पटेल जो है ये वाणिज्य राज्य मंत्री है, ये वाणिज्य राज्य मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे जयंत चौधरी जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था, 63 का सी, जयंत चौधरी, क्या, कौशल ऋण योजना। क्वेश्चन नंबर 64, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। महिला एशिया कप किस खेल का है बताया ही नहीं गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लग रहा है कि महिला एशिया जो कप है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं अपने मन से क्रिकेट को जोड़ दूं तो मुझे पता है क्रिकेट का कि श्रीलंका में किया गया है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा था, ठीक है, मैं आंसर नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इसमें महिला एशिया कप पूछा है। अब वो हॉकी का कप है, बैडमिंटन का है कि क्रिकेट का है, किसका है कुछ पता नहीं। अगर क्रिकेट का वो है तो उसका आंसर श्रीलंका होगा, ठीक है। और क्रिकेट नहीं, हटा दें, अपने मन से जोड़ने का कोई मतलब नहीं, तो क्वेश्चन को स्किप करके चलना पड़ेगा। पता नहीं, यहाँ पे फोटो वगैरह लगा हुआ है इसमें से, और ये तो क्रिकेट ही दिखा रहा है, क्रिकेट एशिया कप है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, ये किस राज्य में है। ये ओडिशा में है, याद रखिएगा। उदयगिरी जो है ओडिशा में है, और अभी क्या है, उदयगिरी में हिंदू मंदिर तथा अनेक चित्र वहां पर सुरक्षित हैं गुफा के अंदर, है ना, उसी को देखने वो गई थी वहां पे, ठीक। हिंदू मंदिर और अनेक चित्र हैं उदयगिरी। 65 का करेक्ट आंसर ए हुआ, ठीक, ओडिशा में। 66, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। दूसरे सैन्य स्टेशन की बात कह रहा है, जयपुर। अच्छा, इसी में पूछे अगर कि पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है, पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है, सैन्य स्टेशन कौन सा है,
जो प्लास्टिक से कचरे बनाता है? फटाफट आंसर दीजिए। 66। पहला सन स्टेशन कौन सा है? पहला सन स्टेशन, हाँ करेक्ट आंसर गुवाहाटी। नारंगी स्टेशन का नाम है, ये गुवाहाटी में है, ठीक है, असम, गुवाहाटी असम, ये पहला था। दूसरे नंबर पे कौन बना है? जयपुर सन स्टेशन, ठीक है, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 67, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, ठीक है, कहां के? न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड। 67 का करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला। 67 का करेक्ट आंसर सी। एपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी, नामीबिया। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नामीबिया। बी नामीबिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 69, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन आइस क्यूब लॉन्च किया? ठीक है, तो पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, ये भी भारत की तरह चलने लगा भारत के रास्ते पर, और इसने अपना पहला मून मिशन किया है। हमारा मून मिशन चंद्रायन के नाम से जाना जाता है। चंद्रायन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। हमारा एक गगनयान मिशन भी है। गगनयान मिशन ये पहला मिशन है जिसमें अंतरिक्ष में लोगों को भेजना, अंतरिक्ष में मानव भेजना, ये इसरो का उद्देश्य है, गगनयान मिशन। 69 के बाद 70, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां की गई? तो हिसार में, हरियाणा का एक शहर है ये हिसार, और यहां पे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील से संबंधित पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। जब आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां मैं छोटी सी बात बता दूं, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह होता है पानी से हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे, पानी से हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी, हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जब ऊर्जा का उपयोग करना होगा तो ऊर्जा हमारे पास नवीकरणीय होगा, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जैसे सौर ऊर्जा से पानी को तोड़ के हाइड्रोजन को प्राप्त करना, ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। उसमें कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा, ठीक। तो 70 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर निकल के क्या आपके पास आया? हिसार जो है इसका आंसर आया, ठीक। तो आज का जो कॉमन पेपर था इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कल से हम लोग फिर वही रेगुलर जो हमारा कॉमन पेपर है 40 क्वेश्चन का, उसको लेकर हम लोग मिलेंगे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।